था कि श्रीलंका और बेल्जियम दो कंट्रीज हैं और इनमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिफरेंसेस थे। बेल्जियम के अंदर जो फ्रेंच थे वो माइनॉरिटी में थे और पावरफुल थे। ठीक है, कैसे थे? माइनॉरिटी में थे और बेल्जियम को हरियाणा से कंपेयर किया गया था, श्रीलंका को भी हरियाणा से कंपेयर किया गया था। इन दोनों कंट्री को भारत के जो राज्य हरियाणा से कंपेयर किया गया था और दोनों की पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के समथिंग पाई गई थी। ठीक, श्रीलंका के सिचुएशन आपने देख ही लिए थे कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया था। क्लियर है? चलिए आज हम पढ़ेंगे इसमें एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या क्या मतलब बदलाव किए गए जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, आराम से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी आपस में शांत प्रिय तरीके से देश में रहने लगे। इसमें लिखा है कि द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब इसमें ये बताया गया है कि बेल्जियम के लीडर जानते थे कि उनके देश में काफ़ी सारे डिफरेंस यानी कि भिन्नताएं हैं, कल्चरल यानी कि सामाजिक, और देश के अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें कैसी हैं, अलग अलग हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 से लेकर 1993 तक दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। इस चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है, कि बेल्जियम में कितने बार संविधान में बदलाव हुआ? 4 बार। कब से कब तक? 1900। हाँ, ये बात बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि बेल्जियम के अंदर क्या किया गया था। तो पहला पॉइंट ये किया गया था कि दोनों को मतलब शामिल करने के लिए संविधान में 4 बदलाव किए गए थे। कितने बदलाव किए गए थे? 4 बदलाव किए गए थे। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दे वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। मतलब ये बदलाव क्यों किए गए थे? एनेबल, एनेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़, जो पहले कोई चीज़ बंद थी उसको फिर से शुरू करना। ठीक है, कोई चीज़ बंद थी उसको क्या करना? शुरू करना। तो मतलब वहाँ पर पहले जो भी डिफरेंस रहा होगा या जो भी उनके संविधान में बात लिखी होगी उसको उन्होंने बदल के ऐसी बात लिख दी जिससे दोनों लोग मतलब फ्रेंच वाले और डच वाले, दोनों लोग बड़े शांति से देश में क्या करें? रह सकें, लिव टुगेदर विद इन द कंट्री, यानी कि एक ही देश में दोनों लोग साथ से रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, इज वेरी इनोवेटिव। मतलब इसमें ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि जो किसी अन्य देश से कैसा है? अलग, डिफरेंट है, यानी कि अभी तक ऐसी बात किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिली थी। जो कहाँ मिली थी? बेल्जियम में। इनोवेटिव थी। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। यहाँ पर कुछ आपको क्या दे रखे? मॉडल, मतलब बेल्जियम मॉडल के कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो है बेल्जियम का, वो इस बात का मतलब परमिशन देता है, द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल। शैल बी इक्वल का मतलब है कि बराबर बराबर होंगे। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी किसकी बात की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी अगर किसी देश में है तो वहाँ पर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जा सकते हैं। ठीक है, नहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकती हैं। जैसे अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट होती है। भारत में 3 टाइप की गवर्नमेंट चलती हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। में जैसे आपके गांव में प्रधान हो गए, नगर शहर में जो नगर पालिकाएं होती हैं उनके अध्यक्ष हो गए, ठीक है, नगर निगम के अध्यक्ष हो गए, महापौर जिन्हें कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो किसके अंदर आते हैं? लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बात क्लियर है? जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फेडरलिज्म, तो उसमें समझ में आएगा कि गवर्नमेंट के टाइप कितने हैं इंडिया में। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो मिनिस्टर थे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, दोनों को क्या रखा? इक्वल इक्वल रखा। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि अगर डच को रख लेते, क्योंकि डच मेजोरिटी में थे, तो माइनॉरिटी जो उनकी थी फ्रेंच, वो नाराज हो जाती। ठीक है, पर वो पावरफुल थी। बात क्लियर है? अगर फ्रेंच को रख लेते तो डच वाले जो मेजोरिटी में थे वो नाराज हो जाते।
इसलिए दोनों को क्या किया, इक्वल, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। इसके बाद लिखा है कि सम स्पेशल लॉ रिक्वायर दैट द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है कि जो भाषा के आधार पर जो ग्रुप बनाए जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज बेस पे, ठीक है, उन्हें कहते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए सपोर्ट करने के लिए, किस चीज को, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कि जो भी लिंग्विस्टिक ग्रुप वहां पर चल रहे थे, जैसे जर्मन का था, डच का था और फ्रेंच का था, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ क्या बनाए, स्पेशल लॉ बनाए, मतलब ग्रुप के लिए लॉ बनाए, ठीक है। दस नो सिंगल कम्युनिटी मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब है कि कोई भी एक मतलब कम्युनिटी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, अपने बेस पर क्या नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, यानी कि सभी मतलब भाषा के लोग उसमें शामिल होंगे तभी कोई डिसीजन लिया जाएगा। यानी कि सबसे पहला पॉइंट बेल्जियम में क्या किया गया कि डिसीजन मेकिंग को इक्वल किया गया। बात समझ में आ रही है, किसको इक्वल किया गया, अभी आपने तो देखा कि कोई भी अपने सिंगल कोई कम्युनिटी अपने बेस पर डिसीजन नहीं ले पाएगी यूनिलेटरली, ठीक है। डिसीजन मेकिंग को इक्वल किया गया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉ बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर डच वाले ज़्यादा होते तो डच के फेवर में लॉ बन जाता, फ्रेंच वाले ज़्यादा होते तो फ्रेंच के फेवर ज़्यादा करते वो लोग। जब दोनों इक्वल हैं तो किसी का फेवर ही नहीं हो पाएगा, होगा वही जो सबके लिए सही होगा, ठीक है। यानी कि डिसीजन मेकिंग को सबसे पहले वहां पर इक्वल किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर पहले थी, मैनी बहुत सारी पावर पहले थी, अब उनको क्या कर दिया गया है, हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। किसको दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जो दो रीजन है वहां पर जो राज्य सरकारें थी उनको दे दिए गए। तो दो रीजन कौन से थे, एक बेलोनिया रीजन और दूसरा फ्लेमिश रीजन, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत काम का पॉइंट है और अभी तुमको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो इसको समझने की कोशिश करिए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सब ऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे समझिए बेटा, जैसे कि आप सपोज करें अपने स्कूल के बेस पे हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपका स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या करते हैं कि वो क्लास वाइज या मतलब थोड़ा ग्रेड वाइज क्या कर देते हैं, कोऑर्डिनेट बना देते हैं, किसी टीचर को कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। जैसे बना दिया कोई 1st to 5th कोऑर्डिनेटर है, 6 से लेके 8th तक के कोऑर्डिनेटर अलग हैं, 9 से लेके 12 तक के कोऑर्डिनेटर अलग हैं, इस तरह से कोऑर्डिनेटर बना देते हैं। तो कोऑर्डिनेटर क्या काम करेंगे, अपने मन से कोई डिसीजन ले पाएंगे। मान लो किसी क्लास में कोई बच्चे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, किसी कारण से, या सर्दी ज़्यादा हो रही है या गर्मी ज़्यादा हो रही है, उस वजह से बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेटर अपने मन से छुट्टी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जब तक प्रिंसिपल आपके स्कूल के परमिशन नहीं देंगे तब तक वो छुट्टी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, इसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंडर में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यानी कि जब तक आपको स्कूल के प्रिंसिपल से परमिशन नहीं मिलेगी छुट्टी करने की, तो आप छुट्टी नहीं कर सकते, चाहे ज़्यादा सर्दी हो या ज़्यादा गर्मी हो। उसी तरह से यहाँ पर बात की गई है द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर सब ऑर्डिनेट नहीं है, मतलब अपने मन से काम कर सकती है जैसा उसको अपने राज्य के लिए अच्छा लगे। बात समझ में आ रही है, वो प्रिंसिपल की परमिशन नहीं मांगेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जब जरूरत होगी तब मांग भी सकती है और जब जरूरत नहीं होगी तो नहीं भी मांग सकती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट की तरह काम नहीं करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जब उसको अपना फैसला लेना होता है तो वो अपने राज्य के लिए फैसला ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में लिखा है ब्रसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो स्पेशल सिचुएशन थी वो ये थी
कि जैसे डच स्पीकिंग लोग थे वो कंट्री में ज़्यादा थे और पर कैपिटल में कम थे। ठीक है, तो ब्रसेल में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। हुआ इसमें यह कि ब्रसेल है जो सेपरेट गवर्नमेंट, यानी कि ब्रसेल के अंदर वो सरकार काम ही नहीं करेगी जो स्टेट में होगी, तो फिर कौन सी काम करेगी, एक नई सरकार होगी। ठीक है, ब्रसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जिस तरह आपने देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल मिनिस्टर होंगे, ठीक है, उसी तरह जो ब्रसेल के अंदर जो गवर्नमेंट होगी उसमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे सपोज जितने व्यक्ति आपके फ्रेंच के होंगे उतने ही व्यक्ति आपके डच के होंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है नेतृत्व करना। ठीक है, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brazil because the Dutch speaking community has accept equal representation in the central government। यानी कि देश के अंदर डच ज़्यादा थे, उन्होंने सेंट्रल के अंदर फ्रेंच को इक्वल परमिशन दी, तो ब्रसेल के अंदर, ठीक है, फ्रेंच वालों ने डच को इक्वल परमिशन दे दी। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। 3 के बाद चौथा पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अपार्ट का मतलब होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से अलग, देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, एक तीसरे प्रकार की सरकार थी। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, उसे हमने क्या बोला? कम्युनिटी गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में हम बात करें तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ठीक है। डिफरेंस तुमसे पूछा जाता है कि बेल्जियम मॉडल में और भारत के मतलब इंडियन मॉडल में या इंडियन मतलब डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस पाया जाता है कि भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट है और बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है। इस चीज को आप याद रखेंगे। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा इसको वोट देके चुना जाता है। बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी, ठीक है, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। ठीक है, जर्मन वाले, फ्रेंच वाले और डच वाले वोट देकर इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिससे मैटर नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, वो किस रीजन में रह रहे हैं, स्टेट में है, कैपिटल में है, कहाँ है, कहीं भी है, ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, इस पावर को भी आप याद रखेंगे कि इस सरकार के पास कौन कौन सी पावर होती है, इनको नोट करेंगे। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, ठीक है, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, यानी कि इस सरकार के पास कौन कौन सी पावर होंगी, किन किन पॉइंट्स पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर पे काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे काम कर सकते हैं और लैंग्वेज रिलेटेड इशू पे काम कर सकते हैं। भाषा के आधार पर जो भी प्रॉब्लम होगी उस पर ये काम करेंगे। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपने ये देखा कि बेल्जियम मॉडल काफ़ी कैसा था, कॉम्प्लिकेटेड था, यानी कि स्टेट के लिए अलग है, सेंट्रल के लिए अलग है, कैपिटल के लिए अलग है, लैंग्वेज के लिए अलग है। ठीक है, काफ़ी जटिल, यानी कि उलझा हुआ। ठीक है, नॉर्मली आदमी कोई समझ ही नहीं पाएगी मतलब यहाँ पे कौन सी सरकार है और किसकी पावर चलने वाली है, कि लैंग्वेज की आएगी, स्टेट की आएगी, कैपिटल की आएगी, लिंग्विस्टिक की आएगी, किसकी आएगी, कि कम्युनिटी वाले आ जाएंगे। ठीक है, इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम, यानी कि ये उनके लिए भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था जो बेल्जियम में लोग रह रहे थे, हैं या थे। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फॉर। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट ये मतलब जो उनका टाइप था, जो उन्होंने 4 अमेंडमेंट किए, यही 4 अमेंडमेंट थे जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए थे 1970 से लेकर 1993 तक। इसने बहुत अच्छी तरह काम किया बेल्जियम के अंदर। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ ए कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन, यानी कि भाषा के आधार पर देश को डिवाइड होने से बचा लिया गया। ठीक है, नहीं तो आपस में वो लड़ते रहते हैं, श्रीलंका और में हुआ था, सिन्हाला और तमिल के बीच में। ठीक है, भाषा के आधार पर वहां पे क्या हो गई थी, लड़ाई। ठीक है, लड़ाई हो गई थी, सिविल वॉर हो गया था। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म ए यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन,
यानी कि यूरोप के बहुत सारे देश आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर, और ब्रसेल को क्या चुना गया, उसका हेडक्वार्टर चुना गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको यहाँ से बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसेल में। और ब्रसेल क्या चीज़ है, बेल्जियम की कैपिटल। यानी कि इनडायरेक्ट वे में इससे पूछा जाएगा कि किस देश में जाके हेडक्वार्टर है। में इसमें एक कार्टून बना हुआ है जिसमें लिखा है कि सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोर पावरफुल, साउंड्स ऑड्स, लेट्स मी थिंक। मतलब श्रीलंका के अंदर पावर को शेयर नहीं किया गया, केवल सिनाला के लिए रखा गया। बेल्जियम के अंदर पावर को क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। जब डच वालों ने फ्रेंच के मतलब इक्वलिटी लेके आए, तो कैपिटल में फ्रेंच वाले डच लोगों के लिए क्या लेके आए, इक्वलिटी लेके आए। तो दोनों ने आपस में क्या की, पावर की शेयरिंग की, तो जिससे बेल्जियम और पावरफुल हो गया। यानी कि दुनिया के जितने भी यूनियन थे यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश थे, उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो किस लिए रही है, एक पॉइंट तो उसमें यही है यूरोपियन यूनियन का। जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहता है, ठीक है, और रूस का कहना है कि तो हमारे पड़ोसी देश हो तो इसलिए हमारे हिसाब से काम करोगे। समझ में आई? तो वो यूरोपियन यूनियन में जाने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है, इसलिए वहां पर और युद्ध चल रहा है। अब आगे इसमें देखेंगे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपने श्रीलंका और बेल्जियम की दो कहानियां पढ़ी, आपने इनसे क्या सीखा। बोथ आर डेमोक्रेटिक्स, हमने आपको भी बताया था दोनों के अंदर डेमोक्रेसी है, यट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। मतलब दोनों कंट्री अपने अपने यहाँ पर एक अलग तरह की पावर शेयरिंग को शो कर रहे हैं। बेल्जियम वाले एक मतलब ऐसा मॉडल लेके आए जिससे पूरे देश में शांति है, और श्रीलंका वाले एक ऐसा मॉडल लेके आए जिसमें पूरे देश में क्रांति है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लोग मरने मारने पे चले आ रहे हैं। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interest of different communities and regions. बेल्जियम के अंदर वहाँ के लीडर्स ये जानते थे कि हमारे देश में शांति तभी हो सकती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को क्या करें, रेस्पेक्ट करें, ठीक है। Such a realization result in the mutually acceptable arrangement for power sharing. इस तरह की पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। म्यूचुअली एक्सेप्टेबल का मतलब होता है कि हम अपने आप से इस तरह की पावर शेयरिंग को मतलब क्या दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी कोर्ट ने फैसला किया क्या, जो कुछ किया वो लीडर ने आपस में बैठ के शांति से किया, कि दोनों साइड के लीडर ने जो मीटिंग की होगी उसी से ये फैसला निकला होगा। किसी कोर्ट ने फैसला तो नहीं किया कि पावर मतलब फोर्सफुली किसी पे थोपा नहीं गया है। जो भी डिसीजन हुआ है वो अपने माइंड से शांति से सोच समझ के लोगों ने फैसला किया है कि हाँ हम इस बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका शो अस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, और श्रीलंका में हमें एक कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि एक अलग ही तरह का डिफरेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। बात समझ में आ, श्रीलंका के अंदर एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल आपको देखने को मिला। It shows us that if a majority community want to force its dominance over the other and refuse to share power, it can be undetermined the unity of the country. मतलब होता यह है कि जब कोई मेजॉरिटी यानी कि जब ज़्यादा लोग होते हैं, संख्या में ज़्यादा होते हैं, वो फोर्सफुली अपनी इच्छा को किसी दूसरे पर क्या करते हैं, थोप देते हैं, ठीक है। तो वो अपने देश की एकता को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुना हुआ या देखा हुआ मिला होगा कि दो भाइयों में हुई लड़ाई, ठीक है, जमीन का विवाद हुआ, ठीक है, छोटे ने बड़े को कूट दिया। इस तरह के सुनते हो, देखते हो, मिलता है कि नहीं मिलता है, बताइए। मिलता है ना, ठीक। या मतलब आपने YouTube वगैरह पे बहुत जगह मतलब इस तरह के वीडियो देखे होंगे, कोई अपने बॉस से परेशान है, काम बहुत दे रहा है, यानी कि फोर्सफुली उस पर काम को थोपा जा रहा है,
बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यक्ति है वो अपने से ऊंचे वाले व्यक्ति से क्या नहीं है, खुश नहीं है। ठीक है, तो वो खुश नहीं है तो वो कारण क्या है उसका, वो अपने स्कूल को, अपनी संस्था को, जो भी चीज में जहाँ भी वो काम कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। खतरे में डालने से मतलब है कि जैसे सपोज दैट कि बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, जब आप उसमें प्रेशर डालो वो छोड़ देगा। ठीक है, तो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब उतना शेयर चला जाएगा लोगों का, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा ना लोगों को पढ़ने में। समझ में आया ना? जैसे तुम भी कभी कभार जैसे छोटे पे किसी टीचर ने कोई स्कूल में पढ़ा रहा होगा तुम्हें, उसकी बात समझ में आ रही थी, पता चली नेक्स्ट ईयर वो टीचर ही चले गए। ठीक है, स्कूल में फिर तुम्हें मजा नहीं आया, पर मूड तो लगानी पड़ेगा, अब जाइए एडमिशन ले लिया है तो ये चीज़ है। तो इसलिए बात यहाँ पर ये समझ में आई कि अगर हम पावरफुल हैं, हम मेजॉरिटी में हैं, तो हमें माइनॉरिटी की बात को समझना चाहिए। ठीक है, फोर्सफुली अपने फैसले दूसरे पे थोपने नहीं चाहिए। ठीक है, इसे जो फोर्सफुली किसी चीज़ को थोपते हैं उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो क्या चीज़ है? डिक्टेटरशिप। ठीक है, बात समझ में आई? वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि सभी लोग आपस में बैठ के अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे और जहाँ पर ज़्यादा लोग फैसला कर देंगे। फैसला से मतलब है जैसे हम आपको पढ़ाते हैं कि भाई आज बायो कौन पढ़ेगा, ठीक है, केमिस्ट्री कौन पढ़ेगा, तो सब लोग अपना अपना हाथ ऊपर कर देते हो, तो जो मेजोरिटी में आ जाते हो वही सब्जेक्ट चालू हो जाता है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यानी कि डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से इस कार्टून के रूप में समझाया गया है। फाइन जर्मन इंजीनियरिंग, दिख रहा है तुम्हें कार्टून गाड़ी, इसके आगे लिखा हुआ है जर्मन गवर्नमेंट, लिखा है ना? ठीक, इसको आप पढ़ेंगे, इसके साइड में जो लिखा है उसको पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। जी